स्वागत है आपका मिडनाइट टेल्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एजे। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखने की गलती न करें, क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और आवाजें हो सकती हैं। मैं जब छोटा था, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर घर के आंगन में बैठकर एक बात जरूर कहा करते थे कि बेटा, जमीन पर पड़ी हुई किसी भी अनजान चीज को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। उस समय मुझे ये बात सिर्फ एक पुराना अंधविश्वास लगती थी। मुझे लगता था कि शायद ये हमें धूल मिट्टी या गंदगी से बचाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है इसी अनजान पड़ी हुई एक ऐसी चीज की जो दिखने में तो बेजान थी, लेकिन उसके भीतर कई सदियों पुराने राज और एक ऐसी रूहानी प्यास छुपी हुई थी जो जिंदा इंसानों को भी राख बना सकती थी। तो बिना किसी देरी के अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की ये दास्तान आपके सोने का सुकून छीनने वाली है। आर्यन दिल्ली के एक पुराने और संकरे इलाके में रहता था। ये इलाका दिन में तो गाड़ियों और लोगों के शोर शराबे से भरा रहता था, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी पसर जाती थी। उसका घर पुश्तैनी था, मोटे पत्थर की दीवारें, ऊंची छतें और लोहे के भारी दरवाजे जो खुलने पर एक अजीब सी चरमराहट की आवाज करते थे। आर्यन कॉलेज में पढ़ता था और उससे पुरानी ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का एक जुनून सा था। उसके कमरे की अलमारियां पुराने सिक्कों, धूल भरे कैमरों और अजीब सी नक्काशी वाली लकड़ियों से भरी रहती थीं। उसका एक छोटा और प्यारा परिवार था। उसकी माँ, जो घर के मंदिर में घंटों पूजा पाठ करती थी और हमेशा घर के हर कोने में लोबान का धुआं करती थी। उनकी अपनी कुछ पुरानी मान्यताएं थीं जो आर्यन को अक्सर दकियानूसी लगती थीं। और थी उसकी 10 साल की छोटी बहन पीहू। पीहू पूरे घर की रौनक थी। उसकी शरारतें और आर्यन के कमरे में छिपकर उसकी पुरानी चीजों के साथ छेड़खानी करना आर्यन की रोज की जिंदगी का हिस्सा था। आर्यन का कमरा घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर बना था। वहां जाने के लिए एक पुरानी घुमावदार पत्थर की सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी, जहां की लाइट अक्सर खराब रहती थी। वो रात को देर देर तक जागकर अपने लैपटॉप पर अपनी खींची हुई तस्वीरें एडिट करता और हेडफोन लगाकर गाने सुनता था। उसे अकेलापन पसंद था, पर उसे नहीं पता था कि उसका यही अकेलापन जल्द ही एक खौफनाक साए में बदलने वाला है। उसका सबसे पक्का दोस्त था कबीर। कबीर भी आर्यन की तरह ही एडवेंचर का शौकीन था। दोनों अक्सर अपनी बाइक उठाकर शहर के उन कोनों में निकल जाते थे जहां आम लोग जाने से भी कतराते थे। उस दिन भी सब कुछ बहुत सामान्य था। दिल्ली की उमस भरी शाम थी। आर्यन अपनी खिड़की के पास बैठकर ठंडी हवा का इंतजार कर रहा था। पीहू पास में ही अपना होमवर्क कर रही थी और माँ रसोई में खाना बना रही थी। प्रेशर कुकर की सीटी और टीवी पर चलते समाचारों की आवाजें घर के एक सामान्य और खुशहाल माहौल का सबूत थीं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इस घर की आखिरी खुशहाल शाम होने वाली है। रात के करीब 8 बजे थे जब कबीर का कॉल आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसने आर्यन को बताया कि शहर के बाहरी इलाके में पुरानी दरगाह के पीछे एक ऐसी बावड़ी मिली है जो नक्शों में भी नहीं है। आर्यन का मन उत्साह से भर गया। उसे लगा कि शायद उसे कुछ नया और अनोखा मिल जाए। उसने अपना कैमरा पैक किया, जूते पहने और घर से बाहर निकल गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो अपने कदम मौत की आहट की तरफ बढ़ा रहा है। कबीर की बाइक पुरानी गलियों को चीरती हुई शहर के उस वीरान हिस्से की तरफ बढ़ रही थी जहां आबादी खत्म हो जाती थी।
सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची जंगली घास और झाड़ियां थीं। करीब आधे घंटे के सफर के बाद कबीर ने एक पुरानी ढह चुकी दरगाह के पास बाइक रोकी। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि बाइक के इंजन बंद होते ही कानों में एक अजीब सी साएं साएं गूंजने लगी। आर्यन ने टॉर्च जलाई। सामने झाड़ियों के पीछे छिपकर बनी वो पुरानी बावड़ी खड़ी थी। उसकी सीढ़ियां नीचे अंधेरे पाताल की तरफ जा रही थीं। हवा में एक अजीब सी सड़न और नमी की महक थी। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। कबीर थोड़ा हिचकिचा रहा था। भाई, देख, यहाँ की हवा कुछ भारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें ऊपर से देख रहा है। आर्यन ने उसे हंसकर चुप करा दिया। तभी टॉर्च की रोशनी बावड़ी के सबसे आखिरी पायदान पर पड़ी। वहां मिट्टी के ढेर के बीच कुछ चमक रहा था। आर्यन पास गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाई। वो पीतल का एक छोटा सा भारी डिब्बा था। उस पर लोहे की एक मोटी और जंग लगी जंजीर लिपटी हुई थी, जिस पर किसी पुराने दौर के ताले जैसा कुछ लगा था। डिब्बे की सतह पर कुछ अजीब नक्काशी थी, जैसे कोई अरबी या पुरानी फारसी में लिखे मंत्र हों जो अब घिस चुके थे। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज खोज ली है। लेकिन जैसे ही उसने उस डिब्बे को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई हो। उसके कान के पास एक बहुत ही बारीक घरघराहट वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। खोल। आर्यन चौंक कर पीछे हटा। उसने कबीर की तरफ देखा। तुमने कुछ कहा? कबीर का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। नहीं भाई, मैंने तो कुछ नहीं बोला, पर मुझे लग रहा है हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। कौवे देख रहे हो? ये रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ऊपर मुंडेर पर दर्जनों काले कौवे बैठे थे जो बिल्कुल खामोश थे और अपनी गर्दनें टेढ़ी करके नीचे आर्यन को ही देख रहे थे। आर्यन ने डर को झटक दिया और वो डिब्बा अपने बैग में रख लिया। जैसे ही वे बावड़ी की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, पीछे से एक भारी पत्थर के गिरने की आवाज आई, जैसे नीचे किसी ने जोर से दरवाजा पीटा हो। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बाइक स्टार्ट करके सीधे घर की तरफ भागे। घर पहुंचकर आर्यन ने राहत की सांस ली। सब लोग सो चुके थे। उसने दबे पांव अपने कमरे में जाकर वो डिब्बा अपनी मेज पर रख दिया। रात के 12 बज रहे थे। उसने सोचा कि इसे कल सुबह खोलकर देखेगा। उसने लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे कमरे के सन्नाटे में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। खड़ 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 खड़। आर्यन ने आंखें खोली और मेज की तरफ देखा। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने देखा कि मेज पर रखा वो डिब्बा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। वह पीतल का डिब्बा मेज की सतह पर खरोंचे मार रहा था। आर्यन का गला सूख गया। उसने उठकर लाइट जलाई। लाइट जलते ही जो उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वो लोहे की जंजीर जो डिब्बे पर कसकर लिपटी हुई थी, अब फर्श पर टूटी हुई पड़ी थी। डिब्बे का ढक्कन आधा खुला हुआ था। आर्यन कांपते हाथों से मेज के पास पहुंचा। डिब्बे के अंदर सिर्फ काली राख भरी थी, लेकिन उस राख के बीचों बीच किसी की 3 उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उस डिब्बे के अंदर से अभी अभी बाहर निकली है। तभी उसके कमरे की खिड़की बिना किसी हवा के एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गई।
पूरा कमरा एक अजीब सी ठंडी और सड़ी हुई इत्र की महक से भर गया। आर्यन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे अपने बिस्तर के ठीक नीचे से वही भारी घरघराहट वाली सांसें सुनाई दी जो उसने बावड़ी पर सुनी थी। आर्यन के कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। वो बिस्तर के पास जम गया था। उसकी नजरें जमीन पर जमी थीं, जहां उस काली राख के निशान अब धीरे धीरे फैल रहे थे। वो सांसें जो बिस्तर के नीचे से आ रही थीं, अब और भी तेज और भारी हो गई थीं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और धीरे से नीचे झुककर देखा। वहां कोई नहीं था, सिवाय एक पुरानी फटी हुई चप्पल के जो उसकी अपनी भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो सीधा हुआ, उसने आईने में कुछ देखा जिसने उसका खून सुखा दिया। आईने के कोने में, जहां अंधेरा थोड़ा गहरा था, एक काला धुंधला सा साया खड़ा था। वो साया सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा लंबा था और उसकी गर्दन एक तरफ बहुत अजीब तरीके से झुकी हुई थी। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आईना फिर से खाली था। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो उसका शरीर ऐसे टूट रहा था जैसे वो रात भर सोया न हो, बल्कि मीलों चला हो। जब वो बाथरूम में हाथ मुंह धोने गया तो उसने आईने में देखा। उसके गले के दाहिनी तरफ 3 नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे सोते हुए बहुत जोर से दबोचा हो। लेकिन घर की सामान्य चहल पहल देखकर उसने खुद को समझाया कि शायद ये कोई बुरा सपना है या सोते समय उसका अपना ही हाथ लग गया होगा। दोपहर के समय जब माँ रसोई में खाना बना रही थी, अचानक एक चीख सुनाई दी। आर्यन दौड़कर नीचे गया। माँ जमीन पर बैठी थीं और रसोई के सारे स्टील के बर्तन फर्श पर बिखरे हुए थे। माँ का चेहरा डर से सफेद था। उन्होंने कांपते हुए कहा, आर्यन, मैं यहाँ पानी पी रही थी, तभी अचानक ऊपर वाली अलमारी के सारे डिब्बे और बर्तन अपने आप बाहर की तरफ फेंकने लगे, जैसे किसी ने गुस्से में उन्हें खींचकर फेंका हो। आर्यन ने देखा, अलमारी इतनी ऊंची थी कि वहां से खुद ब खुद सामान गिरना नामुमकिन था। शाम होते होते घर का माहौल और भी भारी हो गया। पीहू, जो हमेशा शोर मचाती रहती थी, आज बहुत चुप थी। वो अपने कमरे के कोने में बैठी अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी। आर्यन उसके पास गया। क्या हुआ पीहू, आज खेल नहीं रही? पीहू ने मुड़कर आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, वो अंकल आपके कमरे में क्यों खड़े रहते हैं? वो बहुत गंदे दिखते हैं और उनकी आंखों से काला पानी निकलता है। वो मुझसे कह रहे थे कि तुमने उनकी नींद खराब कर दी है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन से अंकल पीहू? वहां कोई नहीं है। वही अंकल जो अभी आपके ठीक पीछे खड़े हैं। पीहू ने अपनी छोटी उंगली से आर्यन के कंधे के पीछे इशारा किया। आर्यन की पूरी पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे अपने कंधे पर एक बहुत ही बर्फीला एहसास हुआ, जैसे किसी ने ठंडी बर्फ की डली उसके कंधे पर रख दी हो। उसी पल घर के मंदिर में रखा पीतल का दिया अचानक बुझ गया। माँ ने घबराकर लोबान जलाया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि लोबान का धुआं ऊपर जाने के बजाय फर्श पर ऐसे रेंगने लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। रात हुई तो आर्यन ने तय किया कि वो आज सोएगा नहीं। उसने अपने कमरे की लाइट चालू रखी और हाथ में अपनी छोटी सी धार्मिक किताब ले ली। रात के ठीक 2 बजे उसके कमरे का पंखा अपने आप तेज चलने लगा, इतनी तेज कि उसकी आवाज किसी दहाड़ जैसी लगने लगी। तभी मेज पर रखा
वो पीतल का डिब्बा अचानक हवा में उछला और दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। अब कमरे में वो सड़ी हुई मिट्टी की महक इतनी बढ़ गई थी कि आर्यन को उबकाई आने लगी। तभी उसे दीवार पर कुछ बनता हुआ दिखाई दिया। उस काली राख से दीवार पर कुछ शब्द लिखे जा रहे थे जो किसी इंसान ने नहीं लिखे थे। वहां लिखा था, मेरा वापस 2। आर्यन ने घबराकर अपना कैमरा बैग खोला ताकि वो डिब्बा या उसके टुकड़े वापस डाल सके, लेकिन उसने देखा कि उसका बैग अंदर से पूरी तरह गीला था। उसने जैसे ही बैग के अंदर हाथ डाला, उसके हाथ में कुछ चिपचिपा और गर्म लगा। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो वो खून से सना हुआ था। बैग के अंदर से एक कटा हुआ काला हाथ बाहर गिरा, जिसके नाखून किसी जानवर की तरह नुकीले और लंबे थे। आर्यन की आंखों के सामने वो कटा हुआ हाथ फर्श पर पड़ा था। वो कोई सामान्य हाथ नहीं था। उसकी खाल जली हुई और काली थी और उंगलियों के पोरों से अब भी गहरा काला खून रिस रहा था। आर्यन की चीख उसके हलक में ही फंस गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर फर्श से चिपक गए हैं। वो फर्श जो कुछ देर पहले तक सूखा था, अब किसी दलदल की तरह चिपचिपा और काला हो चुका था। पूरे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ मिलकर कोई डरावना मंत्र पढ़ रहे हों। तभी कमरे की छत से वही काला पानी टपकने लगा जो पीहू ने बताया था। पानी की एक बूंद आर्यन के हाथ पर गिरी और जहां वो गिरी वहां की खाल किसी तेजाब की तरह जलने लगी। आर्यन ने दर्द से चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार का हिस्सा बन चुका था। न वहां कोई कुंडी थी, न ही कोई हैंडल। वो पूरी तरह से कैद हो चुका था। अचानक कमरे के कोने में रखी अलमारी के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से वही लंबी टेढ़ी गर्दन वाला साया बाहर निकला। अब वो साया धुंधला नहीं था। चांद की रोशनी में आर्यन साफ देख पा रहा था कि उस चीज का कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक बड़ी सी काली खाली जगह जहां आंखें और मुंह होने चाहिए थे। क्यों निकाला मुझे? उस साये की आवाज सीधे आर्यन के दिमाग में गूंजी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी सूखी लकड़ियां एक साथ टूट रही हों। आर्यन कांपते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि उस डिब्बे में तुम हो। मैं उसे वापस रखाऊंगा। तभी वो साया अचानक तेजी से आर्यन के पास पहुंचा। उसकी लंबाई अब कमरे की छत को छू रही थी। उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां आर्यन के चेहरे के पास लाईं। आर्यन को महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। उसी वक्त नीचे की मंजिल से मां की जोरदार चीख सुनाई दी, आर्यन, पीहू को बचाओ। मां की आवाज सुनते ही आर्यन के अंदर का डर गुस्से और हिम्मत में बदल गया। उसने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और उस साये की तरफ फेंका, लेकिन वो गिलास उस साये के शरीर के आर पार निकल गया। वो चीज हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। फिर वो साया फर्श के अंदर ऐसे समा गया जैसे कोई परछाई गायब होती है। जैसे ही साया गायब हुआ, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन लड़खड़ाते हुए नीचे भागा। हॉल का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। पीहू, जो महज 10 साल की बच्ची थी, अब हवा में जमीन से 3 फीट ऊपर तैर रही थी। उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे और उसका शरीर अजीब तरीके से ऐंठ रहा था,
जैसे उसकी हड्डियां भीतर ही भीतर टूटकर दोबारा जुड़ रही हों। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो लगातार वही प्राचीन मंत्र बुदबुदा रही थी। आर्यन दीवार के सहारे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि घर की छत धीरे धीरे नीचे झुक रही है, जैसे ऊपर कोई बहुत भारी चीज खड़ी हो। अचानक छत के प्लास्टर से एक बहुत बड़ा जली हुई खाल वाला चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा पूरे हॉल को अपनी नफरत भरी नजरों से देख रहा था। आर्यन, कुछ करो, ये मेरी बच्ची को मार देगा, मां बदहवास होकर चिल्लाई। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पीहू की तरफ भागकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीहू को छुआ, एक नीला बिजली जैसा झटका लगा और मां दूर जा गिरी। उनके हाथ पर जलने के गहरे निशान पड़ गए थे। तभी घर की सारी लाइटें एक साथ फूट गईं। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसी अंधेरे में आर्यन को पीहू की हंसी सुनाई दी, पर वो हंसी अब एक नहीं बल्कि हजारों गले से एक साथ आ रही थी। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि हजारों ठंडे हाथ उसकी टांगों को पकड़कर फर्श के नीचे खींच रहे हैं। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि हॉल का फर्श अब लकड़ी या पत्थर का नहीं बल्कि इंसानी हाथों का एक समंदर बन चुका था। अनगिनत काले झुलसे हुए हाथ जमीन से बाहर निकल रहे थे और आर्यन के कपड़ों को फाड़ रहे थे। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी कोने में मारी जहां पीहू खड़ी थी। वहां अब पीहू अकेली नहीं थी। उसके पीछे वही साया खड़ा था जिसने अब अपना असली रूप ले लिया था। वो एक विशालकाय धुएं से बना हुआ जिन्न था। उसके पैर नहीं थे, वो बस एक काले बवंडर की तरह फर्श से जुड़ा था। उसके सर पर सींग जैसे दो उभार थे और उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों की तरह दहक रही थी। उस जिन्न ने अपना हाथ ऊपर उठाया और आर्यन के गले को अदृश्य ताकत से दबोच लिया। आर्यन हवा में ऊपर उठने लगा, उसका दम घुटने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। जिन की आवाज हॉल की दीवारों को कंपाते हुए गूंजी, जिसने मेरी कैद तोड़ी उसे मेरी गुलामी करनी होगी। ये घर अब कब्रिस्तान है और तुम सब इसकी नई लाशें। पीहू के शरीर से अचानक एक काली परछाई निकली और वो बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ी। अब वो जिन्न पूरी तरह आजाद हो चुका था। उसने अपने लंबे नाखूनों वाला हाथ मां की तरफ बढ़ाया। आर्यन तड़प रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी उसे याद आया कि कबीर ने बावड़ी पर उस डिब्बे के बारे में क्या कहा था। कबीर ने कहा था कि उस पर लिपटी जंजीर पर सील मोहर लगी है। आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने वो टूटी हुई लोहे की जंजीर का एक टुकड़ा जो उसने अनजाने में जेब में रख लिया था बाहर निकाला। उस जंजीर के टुकड़े पर एक छोटा सा चांदी का ताबीज जैसा हिस्सा अभी भी जुड़ा था, जिस पर कोई पवित्र निशान बना था। जैसे ही वो निशान जिन्न की रोशनी में आया, पूरे हॉल में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वो जिन्न पीछे हटा जैसे उसे आग ने छू लिया हो। आर्यन को नीचे फेंक दिया गया। आर्यन ने देखा कि जहां जहां वो चांदी का टुकड़ा रोशनी फेंक रहा था, वहां से वो काला धुआं जलकर गायब हो रहा था। लेकिन ये जीत बहुत छोटी थी। जिन्न अब और भी गुस्से में था। उसने घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और बाहर की हवा अंदर आने लगी। वो हवा इतनी तेज थी कि घर का सारा सामान, सोफे, कुर्सियां, बर्तन, सब कुछ एक चक्रवात की तरह घूमने लगा। आर्यन को समझ आ गया कि अगर उसने कुछ मिनटों में इस चीज को वापस कैद नहीं किया तो ये पूरे मोहल्ले को तबाह कर देगा। उसे वह बावड़ी याद आई, उसे वो राख याद आई,
उसने महसूस किया कि वो जिन्न अभी भी उस राख से जुड़ा हुआ है जो उसके कमरे में फैली थी। आर्यन ने माँ की तरफ इशारा किया कि वे पीहू को लेकर बाहर भागें और खुद अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों की तरफ लपका। उसे वापस उस कमरे में जाना था जहां वो काली राख और टूटा हुआ डिब्बा पड़ा था। पीछे से वो विशाल साया दीवारों को फाड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा था। हर कदम पर वो जिन्न आर्यन की पीठ पर खरोंचे मार रहा था। आर्यन के कपड़े खून से लथपथ हो चुके थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, जहां वो काली राख अब एक ऊंचे ढेर में बदल चुकी थी और किसी ज्वालामुखी की तरह खौल रही थी। आर्यन जैसे ही अपने कमरे के अंदर पहुंचा, कमरे की हालत किसी श्मशान जैसी हो चुकी थी। फर्श पर फैली वो काली राख अब धीरे धीरे जमकर एक ऊबड़ खाबड़ चेहरे की शक्ल ले रही थी। कमरे का तापमान इतना गिर चुका था कि आर्यन की पलकों पर बर्फ जमने लगी थी। पीछे से वो विशाल जिन्न दीवार को चीरता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके हर कदम से फर्श की लकड़ियां कोयला बनकर चटक रही थीं। तू इसे वापस बंद नहीं कर पाएगा इंसान। जिन्न की आवाज कमरे की दीवारों से नहीं, बल्कि आर्यन की अपनी हड्डियों के अंदर से गूंज रही थी। आर्यन ने देखा कि मेज पर उस पीतल के डिब्बे के टुकड़े अभी भी बिखरे पड़े थे। उसे कबीर की एक पुरानी बात याद आई, ऐसी रूहें सिर्फ अपनी कैद की जगह या अपनी राख से ही दोबारा बांधी जा सकती हैं। आर्यन के पास अब एक ही रास्ता था। उसने अपनी जेब से वो चांदी की सील वाला टुकड़ा निकाला और कांपते हाथों से उस राख को इकट्ठा करने लगा। जिन्न ने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक कमरे की सारी भारी चीजें, अलमारी, पलंग, किताबें आर्यन की तरफ उड़ती हुई आईं। आर्यन ने फुर्ती से खुद को नीचे झुकाया और अलमारी उसके सिर के ठीक ऊपर से निकलकर दीवार में धंस गई। ईंट और पत्थर का चूरा आर्यन के ऊपर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रेंगते हुए उस राख के ढेर के पास पहुंचा। जैसे ही उसने राख को छूने की कोशिश की, राख दहकते अंगारों की तरह गर्म हो गई। आर्यन के हाथों की खाल जलने लगी, लेकिन उसने अपने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसने राख के बीचों बीच वह चांदी की सील वाला टुकड़ा गाड़ दिया। उसी पल कमरे के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। वो जिन्न जो कुछ देर पहले तक दहाड़ रहा था, अब दर्द से तड़पने लगा। उसका धुएं जैसा शरीर उस चांदी के टुकड़े की तरफ खींचने लगा, जैसे कोई शक्तिशाली वैक्यूम क्लीनर उसे सोख रहा हो। पूरे घर में ऐसी चीखें गूंजने लगी मानो हजारों रूहें एक साथ आजाद होने के लिए छटपटा रही हों। आर्यन ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुझे वहीं जाना होगा जहां से तू आया है। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जिन्न ने अपनी सुलगती आंखें आर्यन पर टिका दी और आखिरी हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने आर्यन का गला अपने धुएं वाले हाथों से दबोच लिया। आर्यन का दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि वो आज मर जाएगा, लेकिन मरते मरते भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टूटे हुए डिब्बे का आखिरी टुकड़ा उस राख के ऊपर रख दिया। एक सफेद तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो रोशनी इतनी प्रबल थी कि आर्यन की आंखें चौंधिया गईं। उसे एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। कई घंटों बाद जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, आर्यन की आंखें खुली। कमरा बिल्कुल शांत था। न वहां कोई धुआं था, न कोई सड़ी हुई महक। फर्श पर सिर्फ राख की एक छोटी सी ढेरी पड़ी थी और उसके ऊपर वो पीतल का डिब्बा जो अब पूरी तरह जुड़ चुका था, और उस पर वो चांदी की सील मजबूती से चिपकी हुई थी। आर्यन लड़खड़ाते हुए नीचे भागा।
हॉल में माँ और पीहू एक दूसरे को पकड़कर सोफे पर बैठे थे। वे जिंदा थे, पर उनके चेहरों पर उस रात का खौफ साफ दिख रहा था। पीहू अब होश में थी, पर वो बिल्कुल खामोश थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। आर्यन ने राहत की सांस ली और उस डिब्बे को एक गहरे गड्ढे में दफनाने का फैसला किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में जरूर बताएं।